So hello friends, welcome back to our YouTube channel Medicine. Today we are going to study about the drugs that are used in the treatment of peptic ulcers. Okay, so first we have to know that what is peptic ulcer disease. Okay, so peptic ulcer disease is caused by one bacteria which is known as the Helicobacter pylori or H. pylori, or it is also caused by overuse of NSAIDs. Okay, because NSAIDs, what NSAIDs do? NSAIDs inhibit the COX-1 enzyme. Okay, due to inhibition of COX-1 enzyme, it decreases the mucus layer formation and it also increases the HCl production. Due to this reason, the NSAID causes peptic ulcers. Okay, so now from which drugs we treat the patient of peptic ulcer? So the peptic ulcer is treated by when we give the drugs that reduces the HCl production. अब कौन कौन से ड्रग HCl का प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे? सो वो ड्रग्स होते हैं फर्स्ट PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, सेकंड H2 blockers and third is anticholinergics. ओके, ये सारे जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करेंगे? HCl का प्रोडक्शन को कम करेंगे इन अवर स्टमक. Second, we use acid neutralizer like antacids. Then we use ulcer protective drugs like sucralfate and colloidal bismuth salt. Then we use antibiotic against H. pylori, and then we use some prokinetic drugs. So let's study first with the drugs that reduces the HCl production. So drugs that decreases the HCl productions are, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 blockers and anticholinergics. तो फर्स्ट वी सी कि हमारे स्टमक में जो एसिड होता है वो प्रोड्यूस कैसे होता है. सो व्हेन यू थिंक अबाउट सम फूड, जब भी आप कोई खाने के बारे में सोचते हो या तो खाने को देखते हो तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में 10th वेगस नर्व का सप्लाई होता है. ठीक है, विच इज ऑल्सो 10th क्रेनियल नर्व का सप्लाई होता है हमारे स्टमक में, दैट इज नोन एज अ वेगस नर्व. अब ये वेगस नर्व क्या करेगा? ये वेगस नर्व जब भी हम खाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी एंड वो एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन करेगी. अब जैसे एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन होगा उसकी वजह से क्या होगा, हमारे स्टमक के अंदर HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, HCl का प्रोडक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, अब हमारे स्टमक में HCl का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो इन पैराइटल सेल. पैराइटल सेल में हमारे स्टमक में HCl का प्रोडक्शन होता है. अब पहले क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल है, मान लो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में से H2O प्लस CO2 आया, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाया? H2CO3. ओके, बाइकार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस. अब ये H2CO3 स्प्लिट होंगे, ये फॉर्म करेंगे H प्लस एंड HCO3 माइनस आयन. अब ये H प्लस आयन क्या करेगा? ये इधर एक पंप होता है विच इज नोन एज अ हाइड्रोजन पोटेशियम पंप. ठीक है, ये H प्लस क्या करेगा? ये इधर स्टमक के लुमन की तरफ जाएगा और इधर से एक पोटेशियम अंदर आएगा. ठीक है, अब हमारे जो ये साइड होती है पैराइटल सेल की, बेसोलेटरल साइड, इस साइड पे देयर इज वन अनदर एंटीपोड इज प्रेजेंट. ये एंटीपोड क्या करता है? ये जो बाइकार्बोनेट आयन बना उसको बाहर भेजेगा और इधर से अंदर क्लोराइड आयन को लाएगा, और फिर क्लोराइड आयन क्या करेगा? ये हमारे स्टमक के लुमन की तरफ बढ़ेगा, तो इधर H प्लस आयन प्लस Cl आयन दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे? HCl. ओके, अब हमारे HCl का रेगुलेशन कौन कौन से हार्मोन्स करते हैं? सो फर्स्ट, हमारे स्टमक के अंदर G सेल प्रेजेंट होते हैं, उधर से गैस्ट्रिन रिलीज होता है. अगर गैस्ट्रिन का रिलीज ज्यादा हो गया उसकी वजह से HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा. इधर पैराइटल सेल पे H2 के हिस्टामाइन 2 के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे इधर हिस्टामाइन आके बाइंड हुआ, ऐसे HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा. और जो वेगस नर्व के थ्रू जो हमारे एसिटाइलकोलिन जो सीक्रेट हो रहा था, उसके सीक्रेशन होने की वजह से भी HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा. तो अब हमको HCl का प्रोडक्शन रोकना है, तो हम किस तरीके से रोक सकते हैं? तो हम 3 तरीके से हम इसका प्रोडक्शन को रोक सकते हैं. फर्स्ट, या तो एसिटाइलकोलिन का सीक्रेशन रोक दे, हम उनको पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे दे, या तो हम H2 ब्लॉकर दे दे, या तो हम ये जो हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है उसी को
इनहिबिट कर दे। ठीक है, इन 3 तरीकों से हम पेशेंट के अंदर एसिड का प्रोडक्शन रोक सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे पहले पीपीआईस। तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ, पहले तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन पेप्टिक अल्सर डिसीज। अब वो पेप्टिक अल्सर कोई भी हो सकता है, बाय एच पाइलोरी बैक्टीरिया या तो फिर एनसेप्स इंड्यूस पेप्टिक अल्सर। ये दोनों की वजह से अगर पेप्टिक अल्सर हुआ तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा क्या रहेगी, सो प्रोटॉन पंप inhibitors. Now, it is also a drug of choice in Zollinger-Ellison syndrome. Okay, it is also a drug of choice in Zollinger-Ellison syndrome. ये एक गैस्ट्रिनोमा होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक का कैंसर होता है जिसमें गैस्ट्रिन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाने की वजह से एचसीएल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और वो अल्सर क्रिएट करता है स्टमक में। Now, it is also a drug of choice in GERD. GERD means gastroesophageal reflux disorder, and it is also a drug of choice in aspiration pneumonia. Okay, ये सारी जगह पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। So now we see the drugs which are included in proton pump inhibitors are rabeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, and esomeprazole. Okay, in this the rabeprazole is the most potent drug and pantoprazole is less potent. Okay, and this drug having a very short half life, means ये जो सारे drugs होते हैं इनकी half life less than 2 hours होती है। इनका mechanism of action क्या होता है, so they irreversibly binds to हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन पोटेशियम जो पंप होता है उनको उनपे इरिवर्सिबली बाइंड करते हैं, इरिवर्सिबली बाइंड कर देंगे सो उसकी वजह से वो जो उनके जो पंप है वो वापस वर्क नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से भले इनका हाफ लाइफ कम होता है बट इनका जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्गर होता है, हैविंग अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ओके, नाउ ये जो ड्रग्स है इनको हम हिट एंड रन ड्रग्स भी बोलते हैं। हिट एंड रन ड्रग्स मींस काम किया और भाग गए। ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज हिट एंड रन ड्रग्स। नाउ वी सी सम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। सो ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं दे आर एसिड लेबाइल्स। एसिड लेबाइल्स मींस दे डिग्रेडेड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl in stomach. Okay, that's why हम कभी ये ड्रग्स को देते तो हम इनको कैसे देंगे, इन एंट्री कोटेड और इन अ कैप्सूल, या तो हम इनको कैप्सूल में देंगे या तो हम इनको एंट्री कोटेड टैबलेट में देते हैं। एंट्री कोटेड टैबलेट क्या करेगा, ये हमको ये हमारे जो ड्रग्स होगी उसको स्टमक के HCl से बचाएगा। अब ये जो ड्रग्स होते हैं वर्क कैसे करते हैं, सो पहले क्या होता है, ये जो ड्रग्स स्टमक के अंदर है, स्टमक से आने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंट्री कोटेड है वो डिसॉल्व होगा, उसके बाद ड्रग इधर से एब्सॉर्ब होगा, ड्रग जैसे इधर से एब्सॉर्ब होगा तो ये ब्लड के थ्रू हमारे पैराइटल सेल में आएंगे। मान लीजिए आपके पैराइटल सेल है, ये पैराइटल सेल में आने के बाद पैराइटल सेल के अंदर थोड़ा सा एसिडिक मीडियम होता है, पैराइटल सेल में थोड़ा जो एसिडिक मीडियम होता है उस मीडियम में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। उधर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करेंगे, इनका एक्शन शो करेंगे, मींस ये हाइड्रोजन पोटेशियम को जो एटीपीएस था उनको इनहिबिट करेंगे। ओके, अब ये जो सारे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, प्रो ड्रग्स। पहले वो प्रो ड्रग्स किस में कन्वर्ट होंगे, उनके एक्टिव फॉर्म में। जैसे मैंने आपको बताया इनको अगर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमको एसिडिक मीडियम चाहिए, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया वो एसिडिक मीडियम में डिग्रेड हो जाते हैं, बट जो पैराइटल सेल में जो एसिडिक मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम में ये ड्रग एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। ओके, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ये मेटाबोलाइज होते हैं वन CYP फैमिली, मींस माइक्रोसोमल एंजाइम के फैमिली से ये मेटाबोलाइज होते हैं, दैट इज CYP2C19।
ओके। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज क्लोपिडोग्रेल विद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। क्लोपिडोग्रेल क्या है? क्लोपिडोग्रेल इज एंटीप्लेटलेट ड्रग, इट इज ऑल्सो प्रो ड्रग। क्लोपिडोग्रेल भी प्रो ड्रग होता है। ओके। अब क्लोपिडोग्रेल प्रो ड्रग है तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी वो उसका एक्शन शो कर पाएगा। तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम होता है CYP2C19, ये क्या करता है? क्लोपिडोग्रेल को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बट ये जो पीपीआईज होते हैं, these PPIs, ये पीपीएस क्या करते हैं? ये माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। अगर ये माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? क्लोपिडोग्रेल कभी भी उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और क्लोपिडोग्रेल प्रोड्रग बन के रह पाएगा, रह ही जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? वो उसका एक्शन शो नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई क्लोपिडोग्रेल इज कैन नॉट बी गिवन विद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसलिए क्लोपिडोग्रेल को कभी भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ हम नहीं देते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन था, so remember it. Now we see some side effect of proton pump inhibitors. Proton pump inhibitors क्या करेंगे? So they causes osteoporosis. ओके, मीन्स वो स्टमक के अंदर जो HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज कर देते, उसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो एब्सॉर्ब होने चाहिए वो नहीं हो पाते, जिनकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस जैसी डिसीज कंडीशन हो सकती है। और दे ऑल्सो इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ एंट्रिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इनकी वजह से एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने की भी चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई दिस मींस इनका ज्यादा मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता, बट देयर इज सम माइनर साइड इफेक्ट्स। नाउ वी सी द H2 ब्लॉकर ड्रग, मींस हिस्टामाइन ब्लॉकर। हिस्टामाइन ब्लॉकर्स के अंदर कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं? सो फर्स्ट सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, निजाटिडिन। ओके, ये जो ड्रग्स होते हैं इसमें जो सिमेटिडिन होता है, इट इज अ लीस्ट पोटेंट, ये लीस्ट पोटेंट होता है। और फेमोटिडिन इज अ मोर पोटेंट ड्रग। फेमोटिडिन कैसा होता है? मोर पोटेंट ड्रग। ओके, और फेमोटिडिन वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, इट कॉजिंग नॉन कॉम्पिटिटिव inhibition. Okay, now we see some important point regarding H2 blocker. Okay, सारे H2 blocker कहाँ से secrete होते हैं? So they excrete out from renal excretion, वो किडनी के थ्रू उनका एक्सक्रीशन होता है। अभी H2 ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जो हमारे पैरेटल सेल पे H2 रिसेप्टर्स थे वो उनको ब्लॉक कर देंगे, दैट्स व्हाई दे डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ HCl। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में जो हमको जानना है, दैट इज सिमेटिडिन। सिमेटिडिन क्या है? तो सिमेटिडिन का मेन साइड इफेक्ट के बारे में काफी एमसीक्यूज आते हैं, दैट सिमेटिडिन इज CYP एंजाइम इनहिबिटर। ओके, सिमेटिडिन क्या है? वो साइटोक्रोम जो एंजाइम होते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम, उनको इनहिबिशन करता है। उसका अदर एक्शन होता है, इट हैविंग एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। उसका अदर इफेक्ट क्या होता है? इट हैविंग एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, इट इज अ लीस्ट पोटेंट एंड इट आल्सो कॉजेस gynecomastia. It also causes gynecomastia. Now, अब जो सिमेटिडिन होता है उसके काफी सारे ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, मींस दे इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म। वो क्या करते हैं? ये जो ड्रग्स होते हैं लाइक थियोफाइलिन, सल्फोनाइल यूरियास, वारफारिन, फिनोबार्बिटॉन एक्सेट्रा, ये जो सारे ड्रग्स होते हैं उनका क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है। दैट्स व्हाई सिमेटिडिन इज नाउअडेज इज नॉट प्रीफर। ओके, इसलिए सिमेटिडिन को अभी देते नहीं है। नाउ वी सी अनदर क्लास ऑफ ड्रग दैट इज एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक में टू ड्रग्स इंक्लूड होते हैं मेनली, दैट इज पैरेंसेपिन एंड टेलिनसेपिन। ये ड्रग्स क्या करेंगे? इट इनहिबिट द एसिटाइलकोलिन। ठीक है,
हमारे स्टमक में एसिड कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? सो एसिड M1 receptor is present in our stomach. It is also most important MCQ. It is many time asked in exam. इसके बारे में इतना सा, इसकी डिटेलिंग जानने की जरूरत नहीं है. Now we see some ulcer protective drugs. Ulcer protective drugs में कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होंगे? So that is sucralfate and colloidal bismuth subcitrate. अब जो sucralfate होता है, ठीक है, सुक्राफेट का इनका मेन एक्शन क्या होता है? सो मान लो ये आपका अल्सर है, नाम से पता चला दिया अल्सर प्रोटेक्टिव मींस ये क्या करते हैं, ये जो अल्सर होती है उसके आसपास एक खुद का लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से स्टमक में जो HCl प्रोडक्शन हो रहा था, ये HCl क्या कर रहा था कि HCl जब अल्सर पे जब बाइंड होता है, ठीक है, तो इट कॉजेस पेन, तो पेशेंट को पेन होता है. अगर हम इस अल्सर को ढक दे, ठीक है, इस पे कोई एक लेयर लगा दे, तो HCl अल्सर को टच नहीं होगा और उसकी वजह से पेन भी नहीं होगा. सो सुक्रालफेट यही करता है, इट फॉर्म अ लेयर अराउंड दी अल्सर्स. ओके, ये अल्सर के आसपास एक लेयर लगा देता है. बट सुक्रालफेट का एक स्पेशल पॉइंट है, सुक्रालफेट इज पॉलीमराइज एट द pH लेस देन 4. मतलब सुक्रालफेट जब भी पॉलीमराइज होगा जब उसका pH लेस देन 4 होगा तब. Now another important drug in this class is that is colloidal bismuth subcitrate. ये ड्रग क्या करेगा? It kills H pylori. H pylori को किल करेगा, हेल्प करता है H pylori के थ्रू, जो पेप्टिक अल्सर होता है उसको बैक्टीरिया को किल करेगा. नाउ और ये जो ड्रग्स है, इट कॉजेस एनसेफेलोपैथी इन बोन एंड ब्रेन. ठीक है, ये क्या करेगा? It causes encephalopathy in bone and brain. So that's why it shows its toxicity. Okay. So ये था important point regarding ulcer protectives. Then we use some antacid. Antacid का क्या रोल है कि वो जो स्टमक का जो एसिड है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा उसको. मीन जो स्टमक का एसिड का pH है उसको इंक्रीज करेगा. जैसे पिक्चर में बताया कि ये स्टमक में एसिड कैसे एकदम बुलबुलाहट हो रहा है, मतलब स्टमक का एसिड का pH बहुत कम है. ये एंटासिड जब हम उनको देंगे पेशेंट को, तो वो स्टमक के एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा. अब एंटासिड कितने कौन कौन से होते हैं? सो एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मेन डिसएडवांटेज क्या है कि इट कॉजेस डायरिया. एंड अनदर एंटासिड वी यूज दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. उसका मेन डिसएडवांटेज क्या है? दैट इट कॉजेस कॉन्स्टिपेशन. अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का उंधा काम कर रहा है. मींस एक डायरिया कर रहा है तो एक कॉन्स्टिपेशन कर रहा है. सो इनकी वजह से हम इन दोनों को कंबाइन करके देते. अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे का जो एडवर्स इफेक्ट है वो नलिफाई कर देंगे. ओके, सो इट इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ. नाउ we see some antibiotics against H pylori. So we use antibiotic like amoxicillin, clarithromycin and metronidazole. Okay, these drugs are used in the treatment of H pylori. We give 2 antimicrobial drug and always 1 PPI. PPI is a drug of choice in any GI disorder. ठीक है, PPI हमेशा हर डॉक्टर देता है. So PPI is the most important drugs. Now this we give mainly 3 drugs, okay, to the patient. So this is also known as a triple drug therapy. इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल ड्रग थेरापी. ओके, और ये जो थेरापी है ये ज्यादातर यूज होती है yes for the treatment of H pylori infections. ओके, अब 2 एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में से हम कोई भी दे सकते हैं. एमोक्सिसिलिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन या मेट्रोनिडाजोल, हम कुछ भी दे सकते हैं. ओके, टू द अवर पेशेंट्स.
सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।